हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर गोल्स। मेरा नाम है कमलेश महतो और अंततः जेएसएससी सीजीएल ने अपना एग्ज़ाम तिथि तय कर दिया है। आप जानते हैं 28 जनवरी और 4 फरवरी को परीक्षा होना तय हुआ है। तो आज जो वीडियो आप सबों के सामने लेकर आ रहे हैं उसमें हम लोग जो पेपर 2 है जिसमें हिंदी भाषा जिन लोगों ने चयन किया है उससे संबंधित 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप थोड़ा सा लंबी हो सकती है वीडियो, तो हमारे साथ बने रहिए। और चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि 14 जनवरी को मतलब जेएसएससी सीजीएल से संबंधित पेपर 2 और पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इन तीनों के लिए मॉक टेस्ट होता है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर आप स्टडी फॉर गोल्स से नहीं जुड़े हैं तो प्ले स्टोर में जाकर आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए तथा इन जो हमारा मॉक टेस्ट है उनका आनंद लीजिए। फ्री में ये सब मॉक टेस्ट आपके लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे नौ निर्मित जो पुस्तक है झारखंड सामान्य ज्ञान, फिलहाल यह लॉन्च की गई। तो इस पुस्तक की भी बहुत मतलब मेहनत और मशक्क़त से बनाई गई है, जिसमें 50+ प्रैक्टिस सेट 40 प्रश्नों का है, टॉपिक वाइज स्मरणीय तथ्य हैं, विगत प्रश्नों के सभी प्रश्नोत्तर हैं, है ना। तो इस पुस्तक का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आप भली भांति मुझे लगता है इस पुस्तक से परिचित हैं। इसके अतिरिक्त खोरठा की भी पुस्तक हमारे मतलब हमारे जैसे स्टडी फॉर गोल से उपलब्ध है। इसके बाद पंचपर्गन्या भी आने ही वाला है तुरंत। तो इन पुस्तकों के सहारे भी आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, है ना। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वह है, राग दरबारी उपन्यास में वह कौन सा स्थानीय गुंडा है जो लगभग हमेशा नशे में रहता है। थोड़ा बहुत ही कही कि नकारात्मक प्रश्न से शुरू हो रहा है, लेकिन है क्वेश्चन, कुछ भी पूछा जा सकता है ना सिलेबस में। तो कह रहे कि राग दरबारी उपन्यास में वह कौन सा स्थानीय गुंडा है जो लगभग हमेशा नशे में रहता है ना। तो इसका आंसर जो है, चूंकि बहुत डिस्क्रिप्शन जहाँ जरूरत होगी वहीं देंगे, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ये जोगनाथ जो पात्र है वो हमेशा आपको नशे में दिखेगा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन कौन है जिन्हें हम हिंदी भाषा के गद्य के प्रवर्तक मानते हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर जो है आपका भारतेंदु है। आप इसको बढ़िया से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, पाठशाला जो शब्द है इसमें कौन सा समास है ना। तो ये छोटा मतलब आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर है तत्पुरुष समास, जिसमें आप जानते हैं कि जहाँ पर का विभक्ति का वो से जुड़ा शब्द जो होता है, जैसे राजा राजकुमार होता है, जैसे प्रधानमंत्री, इन सब जो शब्द होते हैं वो सब होते हैं तत्पुरुष समाज में। तो ये तत्पुरुष पाठशाला जो हो गया तत्पुरुष समास हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के संदर्भ में सही नहीं है कौन सा यह वाक्य है जो प्लेटो के संदर्भ में सही नहीं है। यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, यह तो सही बात है। वह सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था, क्या यह बात सही है? ठीक बात है। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को ही जाता है, यह भी सही बात है। विरेचन, यहाँ विरेचन होना चाहिए कायदे से, हाँ, ये विरेचन का सिद्धांत दिया था। तो ये सेंटेंस गड़बड़ है। विरेचन का सिद्धांत प्लेटो ने नहीं, अरस्तु ने दिया था, है ना। थ्योरी ऑफ कैथारसिस भी कहते हैं उसको। तो कैथारसिस अरस्तु का है। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है ना। विद्यापति ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इसमें 14 उसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाना चाहिए, ठीक नहीं लग रहा है। हाँ चलिए अब ठीक है। हिंदी साहित्य के गद्य के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है ना। गद्य के प्रवर्तक या उनके मतलब इनिशिएटर किन्हें कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट हैं, आचार्य शुक्ल हैं, प्रेमचंद हैं या भारतेंदु हैं? तो इसका सीधे सीधा आंसर हो जाएगा भारतेंदु, है ना। गद्य के प्रवर्तक के रूप में उन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम क्या होता है? वैसे शब्द जो संस्कृत से हुबहू हिंदी में मतलब बोले जाते हैं, उसका उपयोग होता है, उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है? जो कि हिंदी मतलब ये कहें कि जो संस्कृत से थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं, है ना।
तो इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ना। तो अग्नि तो बिल्कुल तत्सम है, घोटक, घट, ये तीनों तत्सम है, मोती आपका तत्सम शब्द नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है गोदान। एक जानते हैं आपके पाठ्यक्रम में है गोदान उपन्यास, तो इससे बहुत सारे प्रश्न होंगे इसमें। गोदान उपन्यास के आधार पर बताएं कि घर से भाग शहर जाते ही है ना गोबर को क्या काम मिला था, है ना। वो जब शहर से गांव से शहर की ओर जाता है तो उसको कौन सा काम मिलता है। तो इसका उत्तर हो गया आपको पौधे सींचने का काम करता है ना। वो पौधों को पानी देने का काम करता है। हमारे सामने जो 9वां प्रश्न है वह एक स्टेटमेंट है, कविता शब्दों की अदालत में बेकसूर आदमी का हलफनामा है। यह अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी या हिंदी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ऐसे भी, तो एक बहुत खूबसूरत पंक्ति या फिर कहें कि बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय पंक्ति है धूमिल की। यह पंक्ति है धूमिल की, है ना। यह कविता क्या है उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन इसमें देते हैं वो। काव्य, हाँ 10वां प्रश्न हमारे सामने, काव्य में व्यंग्य व विद्रोह के कारण किस आलोचक ने नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा है। काव्य में व्यंग्य और विद्रोह के कारण किस आलोचक ने नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा है। तो यह डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा ये बात कही गई। ये व्यक्ति का हाल फिलहाल में निधन हुआ मेरे ख्याल से 2-4 साल पहले। बहुत बड़े हिंदी के लेखक और आलोचक हैं। अगर हिंदी से हैं आप तो जानते होंगे इसका। हाँ, इसके अलावा हमारे जो स्टडी फॉर गोल्स चैनल्स में स्टडी फॉर जो करंट अफेयर्स है रोज़ाना 5:30 बजे आता है, यह भी आप इसको देख सकते हैं। और हिंदी पेपर 2 के लिए आप टेलीग्राम से जो हमारा चैनल है उसको भी उससे जुड़ सकते हैं। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11वां प्रश्न हमारे सामने है निराला का संबंध किस पत्रिका से है। इनमें से कौन सा पत्रिका है जिससे निराला का संबंध है। तो वह इंदु पत्रिका से जुड़े थे, नहीं मतवाला सॉरी। काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की थी। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने स्थापित की थी। तो यह निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है वह इलियट का है, करेक्ट, इलियट का है दिया हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि जब आप कविता लिखते हैं तो उसमें आत्मनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति वस्तुनिष्ठ होकर कविताएं लिखें, उसके बाद वो कर जाए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नोल्ड की नहीं है। जानते अगर ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र की है ना, इंग्लिश लिटरेचर में हम लोगों ने इसे खूब पढ़ा था। तो कह रहा है कि मैथ्यू अर्नोल्ड इनकी रचना इनमें से कौन नहीं है। तो कल्चर एंड एनार्की उनकी तो एक फेमस रचना है। लिटरेचर एंड ड्रामा भी उनकी एक कह सकते हैं कि फेमस रचना है। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, इस पर उनकी रचना है। द कॉकटेल पार्टी जो है यह रचना किसकी है, यह टी.एस. एलियट की रचना है ना। तो इनमें से कौन से मैथ्यू अर्नोल्ड की नहीं है। तो द कॉकटेल पार्टी आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। 14वां प्रश्न है महादेवी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध और अमिश्रित रूप मिलता है। इन्होंने छायावाद को पढ़ा ही नहीं, अनुभव भी किया है। यह कथन किसका है। मतलब महादेवी वर्मा के बारे में यह जो कथन है कि छायावाद का शुद्ध और अमिश्रित रूप मिलता है, यह इन्होंने छायावाद को पढ़ा ही नहीं बल्कि अनुभव किया है। किसने कहा था यह बात। तो यह बात कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह बात कही गई थी। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी। अगर इतिहास आपने पढ़ा होगा तो इस आंसर का आराम से आप जवाब दे सकते हैं। फारसी उस समय की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। ये मध्यकाल की बात कर रहे हैं, मतलब जब इस्लामिक एरा था उस पीरियड में जो भाषा राजकाज की भाषा थी वो फारसी थी, है ना। 16वां प्रश्न हम देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको किस रचना के लिए मिला था। तो चिदम्बरा उनकी जो रचना है उनके लिए उन्हें मिला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो 17वां प्रश्न है दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ये सब मेरे ख्याल से दिनकर की बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो यह 1946 में आई थी। याद रखिएगा, सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, अब इसको क्या ही बताया जाए, तो याद ही करना पड़ेगा।
अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? हिंदी साहित्य अगर थोड़ी बहुत किसी ने भी पढ़ा है तो ये जान जाएगा, बहुत छोटा और लड्डू सा सवाल है। अमीर खुसरो ने अपनी कहानियाँ, पहेलियाँ और इन सब मुकरियाँ लिखी हैं। हाँ, 19वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो क्या यह रामचंद्र शुक्ल ने किया था, शिव सिंह सिंगर ने किया था, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने किया था, किसने किया था? तो इसका आंसर है गारसादत्त तासी द्वारा यह काम शुरू किया गया था। 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खोदा पहाड़ निकली चूहिया एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? आसान सा प्रश्न है। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि परिश्रम अधिक और फल कम का होना आप कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, है ना। हाँ, इसके अलावा महिला पर्यवेक्षिका और सहायक आचार्य के लिए जो पेपर 2 हिंदी का जो पत्र है उसका आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पर मिल जाएगा, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो सुंदरदास हैं, मलुकदास हैं, रज्जब हैं, इनमें से कोई नहीं, सुंदरदास इसके रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक स्टेटमेंट है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फट जाए और फूट जाए। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पत्रों के बीच हुआ है ना। एक तरीके का कन्फेशन है। यह लाइन किसने कही है? तो मेहता और मालती के बीच यह संवाद गोदान में चलता है। अगर आपने पढ़ी हो तो यह बात आप भली भांति जानते हो। 23वां प्रश्न है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? हैं, हम लोग तो उसकी वाणियों से भली भांति अवगत है। अब प्रश्न है कि उसकी वाणियों का संग्रह किसने किया था? तो क्या सुंदरदास ने, मलुकदास ने, धर्मदास ने, रविदास ने? तो इसका जो उत्तर है वह धर्मदास ने इसकी संकलन की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी चाह रहे हैं क्योंकि बहुत अधिक प्रश्न हैं और हमें पूरा करना है ना। कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? कमलेश्वर एक बहुत बड़े कहानीकार है हिंदी साहित्य में, है ना। तो काली आंधी, सुबह दोपहर शाम, बदनाम गली, कितने पाकिस्तान, है ना। एक बहुत ही भावनात्मक कह सकते हैं कि रचना है कितने पाकिस्तान, जिसमें भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो एक हिंदू मुस्लिम के जो बीच अंतर्द्वंद है यार, इसे कहा जाता है कि जो कमलेश्वर ने लिखी है उसके खुद के अंतर्द्वंद कह सकते हैं, उसका ही एक प्रकटीकरण है उस पूरे कृति में। निम्नलिखित में से किस नाटक में स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध को के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन को दर्शाया गया है? एक बहुत ही फेमस रचना आपने सुनी होगी, आधे अधूरे में इसकी बात है, मोहन राकेश द्वारा रचित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल कह रहा है प्रयत्न के आधार पर किस तरह की ध्वनि है? तो इसे पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। इसे लुंठित ध्वनि भी कहा जाता है, जो र और ल इन सबों को, जिससे कि जिह्वा मूर्ति हो और एकदम जिससे साउंड क्रिएट होता है, तो इसके लुंठित ध्वनि भी कहते हैं इन सबों को, है ना। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है ना। कमायनी, आंसू, उर्वशी, झरना, तो यह इसका उत्तर होगा आंसू। आंसू को कहते हैं मेघदूत, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है आंसू को। 28वां प्रश्न है, क्या तुम नियति में विश्वास करते हो? परिंदे कहानी में यह कथन किसका है? गिरीश नेगी ने कहा है क्या, डॉक्टर मुखर्जी का है, लतिका का है, या मिस वर्ल्ड का है? किसका है? तो यह है डॉक्टर मुखर्जी का यह स्टेटमेंट है। 29वां प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? धनपत्र है क्या, कि नवाब राय? नवाब राय, ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, है ना। हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक
लिंग्विस्टिक से प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है ना। मेरे ख्याल से मैं पिछली जब हिंदी की कक्षाएं ले रहा था तब भी इस बात पर जिक्र हुई थी कि भाषा की सार्थक लघुत्तम या मतलब सबसे छोटी इकाई जिसको हम लोग मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड कहते हैं, है ना, मिनिमल यूनिट ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, तो दैट इज ध्वनि, इसको साउंड कहते हैं। या फिर आप इसको थोड़ा और लिंग्विस्टिकली जाएं तो इसको हम लोग फोनिम कहते हैं, है ना। तो फोनिम या हिंदी में इसको स्वनिम कहते हैं। तो यह आपका मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड कहते हैं। स्वनिम अगर कहीं आए तो यह भी ध्यान रखा जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 31वां प्रश्न है। नई कविता नामकरण, कुछ मिस्टेक लग रहा है, सॉरी। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञ, निराला, किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अज्ञ को, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? एक स्टैटिक प्रश्न है, तो इसका उत्तर एकदम एक वाक्य में 1911 में हुआ था। एक फिर से कथन होगा, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। यह कथन किस कवि का है? बड़ा आधार फिलोसॉफिकल सा स्टेटमेंट है। यह किसका है? तो यह कथन निराला जी का है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। प्रेमचंद घर में यह जीवनी किसने लिखी है? प्रेमचंद की जीवनी पर जीवनी लिखी है जिसका जो शीर्षक है वह है प्रेमचंद घर में। इसको किसने लिखा है ना। तो एक देवी जी हैं, शिवरानी देवी, उन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। 35वां प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? बताइए, समास के कितने भेद होते हैं? 6 गिनती करके देखिएगा। अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु और न, हो गए 6 क्या? हाँ, ये सब होंगे समास के भेद। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का संकलन इलियट ने अपने किस ग्रंथ में किया है ना। तो उसकी एक फेमस रचना है द सीक्रेट वुड, उसमें इसका संकलन है ना। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का। अगला प्रश्न है हमारे सामने 37वां प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? मेरे ख्याल से बहुत आसान सा प्रश्न है। खड़ी बोली का कह रहे हैं कि सबसे प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को, है ना। इतिहास में बड़ा स्थान है इस व्यक्ति का। कौन रीतिकाल के रीत सीध काव्य धारा के कवि थे? कौन रीतिकाल के रीत सीध काव्य धारा के कवि थे? तो विद्यापति थे, धूमिल थे, बिहारी थे, तुलसीदास थे। कौन थे? तो इसका उत्तर है बिहारी, है ना। बिहारी थे रीतिकाल के रीत सीध काव्य धारा। 39 जो प्रश्न है, 39वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का उद्भव सौरसेनी से हुआ है, ये हम लोग सब जानते हैं। मेरे ख्याल से प्रश्न ये ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा था इस बार EMRS में, है ना, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ था। निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज हैं? हाँ, देशज का मतलब होता है कि जो देश के संस्कृति से उपजती है उस शब्द को हम देशज कहते हैं, है ना। तो कह रहा है इन शब्दों में से में कौन देशज शब्द है? तो सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। तो इसका है उत्तर फटाफट, यह आपका देशज शब्द है। 41वां प्रश्न, अच्छा उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। SSC CGL 2023 जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा सफलता के बंडल नाम से, जिसमें आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन सबों का मतलब मॉक अवेलेबल है। जिसमें आप देखिए पेपर 2 के लिए विशेषकर कोटा, नागपुरी, अंग्रेजी और हिंदी और पंचपरगन्या के लिए भी अवेलेबल है। तो आप इसका आनंद उठा सकते हैं, इसको आप परचेज कर सकते हैं। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो उसकी भाषा कैसी थी? साधु खड़ी, खड़ी बोली, अवधि, अपभ्रंश। उसकी भाषा साधु खड़ी थी, है ना, साधु खड़ी कहते हैं।
42वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? बताइए कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इसका ऑप्शन 1972 में ही मिला था। किस रचना के लिए मिली थी यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देवनागरी लिपि के मानकीकरण का सबसे पहले व्यक्तिगत प्रयास किसने किया था, है ना? उसके मानकीकरण, उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किसने प्रयास किया था? तो एक वो राजनेता थे, बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह काम शुरू किया गया था, है ना? जो 44वां प्रश्न है हमारे सामने, कबीर की प्रेम भावना पर किस मत का प्रभाव दिखता है? जो कबीर की, जो आप अगर फिलॉसफी देखेंगे, कबीर की जो उनकी साखियाँ हैं, शब्द हैं, रमैनी हैं, इन सब में किस तरह का आपको वो दिखता है भावना, किस मत का प्रभाव दिखता है? तो एकदम इसमें आप सूफी मत का प्रभाव सीधे सीधे देखेंगे खास तौर पे। 45वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1959 में, है ना? रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में दिया गया था। निम्न में से संज्ञा शब्द को पहचानना है, एक ग्रामर से प्रश्न है ना? तो हरा, ये तो विशेषण लग रहा है, पतला यह भी विशेषण है, गहरा यह भी विशेषण है। तो इसका सीधा मतलब है कि सभा, मीटिंग जो होती है, क्या हो गया? यह आपका एक नाउन हुआ, संज्ञा हुआ। भरपेट में कौन सा समास है ना? समास से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें भरपेट जो शब्द है, इसका भरपूर, भरपेट, ये सब जो शब्द होते हैं जिसमें पहला शब्द जो अव्यय होता है, प्रतिदिन टाइप का, तो ये सब होता है अव्ययी भाव। अव्यय पहला शब्द, उसके बाद कुछ और, तो इसका होता है अव्ययी भाव समास। कर्मधारय, बहुव्रीहि, ये सब के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है। क्या बात है, यह वाक्य किसकी है? मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, यह कथन या यह पंक्ति किसकी है? अज्ञेय ने यह बात कही है ना? हिरानंद वात्सायन यज्ञ, अज्ञेय, बाप, अज्ञेय। जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है ना? ब्याह के बारे में कहा जा रहा है कि जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अयासी है। गोदान में यह कथन किसका है? ये जो फिलोसफिकल बातें कह रहे हैं वो कौन है? मेहता जी कह रहे हैं पिछली वाक्य में भी, है ना? हिंदी शब्द सागर ग्रंथ के संपादक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे, श्याम सुंदर दास थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, या डॉक्टर नागेंद्र थे? कौन थे? तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास जी थे आपका हिंदी शब्द सागर ग्रंथ के संपादक, है ना? 51वां प्रश्न देखिए, 51, राग दरबारी उपन्यास का प्रारंभ किस पात्र का शहर से शिवपालगंज आने से होता है? राग दरबारी, अगर आपने वो नॉवेल पढ़ी है तो भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पर एक बहुत ज़बरदस्त उपन्यास है। उसे मुझे लगता है हर व्यक्ति, हर पढ़ने वाले छात्र को ज़रूर एक बार पढ़नी चाहिए। बहुत ही मतलब जो आयरनी, जो व्यंग उस किताब में है, मैंने जो पढ़ा है वो वाकई बहुत कमाल का है। एक एक वाक्य मतलब अभी मिलेगा, मेरे ख्याल से एक दो वाक्य मिलेंगे, उससे ही आप जान जाएंगे शिक्षा व्यवस्था के जिस तरीके से धज्जियाँ मतलब जो है वास्तविक स्थिति को जिस हास्यास्पद ढंग से या व्यंग्यात्मक ढंग से परोसा गया है, वाकई मज़ेदार लगता है पढ़ने में। तो यह बात रंगनाथ के बारे में कही जा रही है। वह जो व्यक्ति है एक कह दें कि प्रमुख पात्र है इस पूरे उपन्यास में। आधे अधूरे नाटक का केंद्रीय पात्र कौन है ना? तो इसका केंद्रीय पात्र सावित्री है। कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है ना? संज्ञा की जो भेद हो तो इसमें कह रहा है कौन? पत्थर, तो पत्थर जब हम कहते हैं तो पत्थर दुनिया में पाए जाने सभी पत्थरों की बोध होती है। संगमरमर जब कहेंगे तब भी वही बात हो, ग्रेनाइट कहेंगे तब भी। देखिए गंगा कहेंगे तो यह एक मात्र गंगा नदी की बोध होगी, तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कौन नहीं है? तो गंगा नहीं है ना? अगला प्रश्न 54, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है ना? कौन सी भाषा में उन्होंने लिखा है भाई? 54 नंबर। तो इसका उत्तर है मैथिली में उन्होंने लिखा है।
55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है। भलाई, यह तो हो गया भाववाचक संज्ञा। मिठास, यह भी वैसे ही लग रहा है। थोड़ा, बदमाशी, यह भी नाउन हो गया। तो ये इसका उत्तर हो गया आपका थोड़ा, अ लिटिल बिट, एक तरह का विशेषण। साहित्यिक एवं व्याकरण के नियमों का अनुसरण न करने वाले शैली क्या कहलाती है? जब हम लेखन में साहित्यिक एवं व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं लिखते हैं तो उस शैली को हम लोग डिंगल कहते हैं। एक थोड़ा अलग सा टर्म है डिंगल। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन माना जाता है। यह किस ग्रंथ में संकलित है ना? तो इसके बाद इसमें कौन है? पद्मावत है क्या, मृगावती है क्या, अखरावट है, मधुमालती है क्या? तो इसका उत्तर जो है वो आपका पद्मावत होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक पंक्ति है, कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। यह कथन किसका है? इलियट का है, टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, मैथ्यू आर्नोल्ड का है या आई.ए. रिचर्ड्स का है? किसका है? तो इसका उत्तर है वर्ड्सवर्थ ने कहा है ना। वर्ड्सवर्थ ने कविता के बारे में भी कुछ कहा है। क्या कहा है? कविता की परिभाषा उसने क्या कहा है? द पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। क्या कहा है? एक बार याद रखिए फिर से। कविता स्वाभाविक भावों का स्वच्छंद प्रकटीकरण है, ऐसे कुछ हिंदी होगा, लेकिन इंग्लिश में वही कहा कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये जो है ना बहुत खतरनाक चीज़ है। इसको अगर आप मिस किए गए वो काम से तो वो नहीं वाला शब्द को जरूर, कोई भी प्रश्न करने का मेरा जो तजुर्बा कहता है वो यह है कि जब आप प्रश्न करें तो उत्तर को पढ़ने से पहले 2 बार जरूर प्रश्न को पढ़ें और तभी उत्तरों की तरफ जाएं तो बेहतर होगा। कई दफ़े अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो यदि आप प्रश्न को 2-4 बार पढ़ें तो शायद आपको कोई आइडिया क्लिक कर जाए। तो यह भी एक बहुत अच्छी तरीका मानी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसको हम देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्ती, गहराई, विनम्र, बपौती, है ना। यहाँ अगर विनम्रता हो जाती तो यह भी भाववाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन विनम्र है ना, तो यह एक विशेषण हो गया ना, तो इसलिए यह नहीं है आपका भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण बताइए भाई, इनमें से कौन है? तो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, है ना। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। बेधड़क, कौन सा समास है इन सब में बताइए? तो ये लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो ये सीधे सीधे बहुव्रीहि हो गया। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ये द्वंद्व समास। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो कर्मधारय है। बेधड़क, ये अव्ययीभाव समास, है ना। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका पहला ही। इसके बाद झारखंड कांस्टेबल पेपर 2 2023-24 परीक्षा के लिए भी आपको कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दी गई है स्टडी फॉर गोल्स में। 499 रुपये में आपको सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूरा का पूरा जो आपका पेपर 2 का है वो मिल जाएगा। इसके लिए आप करें कुछ नहीं, स्टडी प्ले स्टोर में जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को आप ले सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। 61वां नंबर प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव अर्थात जन्म सूत्रपात कहें कब से माना जाता है? तो प्रकृति से, संस्कृत से, प्राकृत से या प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से या पाले से? जो बड़ा ऑप्शन लग रहा है वही जनरली होता है ना, मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोई क्यों कष्ट करे इतना लिखने का। तो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश से इसको मानी जाती है ना। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो अंतिम पूर्ण उपन्यास आपका गोदान है ना। गोदान जो उसकी मेरे ख्याल से एक मास्टरपीस के रूप में भी जाने जाते हैं। मुझे लगता है न केवल प्रेमचंद की बल्कि पूरे हिंदी जो साहित्य है, उपन्यास जगत है, हिंदी साहित्य है, उसमें एक बहुत कह सकते हैं कि पूरे हिंदी साहित्य के एक मास्टरपीस के रूप में जाने जाती है। न केवल हिंदी साहित्य के बच्चे बल्कि ऐसे भी मुझे लगता है कि पूरी, अगर प्रेमचंद को जानना है, प्रेमचंद के जो
जीवन काल था उसके बारे में जानना बढ़िया से, तो वो बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी ने, घनानंद ने, पद्माकर में, देव में। तो ये बात बिहारी के बारे में कहा जाता है जनरली। सॉरी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगी पंखों वाली के रचनाकार कौन है ना? सतरंगी पंखों वाली की रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। ये है नागार्जुन साहब। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, बार बार द्वंद्व में कुछ छूट जा रहा है भाई, द्वंद्व ऐसे लिखी जाती है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, छूट गया है ना? तो द्वंद्व में देवासुर में कौन सा समास है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास होना चाहिए कायदे से। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चयन करना है। कैथारसिस का अनुवाद विरेचन होता है, यह बात सही है। मिमेसिस का अनुवाद अनुकरण होता है, यह बात भी सही है। एक और दोनों गलत है? ना, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं गलत बात है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। कैथारसिस का सिद्धांत किसने दिया है? आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, है ना? कहा तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं। अरे बाप। उपन्यास राग दरबारी में यह किसका कथन है? यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यह होना चाहिए, है ना? यह कथन किसने कहा? तो इसका जो मुख्य पात्र है उसने ही कहा है। यह रंगनाथ जो एक व्यक्ति है उसने कहा है। वो पीएचडी कर रहा होता है, तो वो दरअसल मजाक बनाने के लिए, क्या शोध में क्या करते हैं जनरली, आप अगर थोड़ा सा शोध की दुनिया में जाएंगे, रिसर्च की दुनिया में जाएंगे, तो क्या हो रहा है आज, थोड़ा सा जो शोध की गुणवत्ता है, शोध की जो गुणवत्ता है, रिसर्च की जो क्वालिटी है, वो बहुत ठीक नहीं है। तो वैसे ही जैसे किसी घास को खोदने की बराबर कई यूनिवर्सिटीज़ में बस पीएचडी के नाम से उस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है इसमें। तो रंगनाथ का यह कथन है ना? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज और राष्ट्रीय चेतना, मतलब उनकी जो कहेंगे कि जो उनकी रचनाएं हैं उसमें तेवर किस प्रकार के हैं? तो ओज और राष्ट्रीय चेतना है क्या? तो मेरे ख्याल से जितनी भी उनकी रचनाएं आप देखेंगे तो उसमें ओज तो एक है, मोटिवेशन आपको दिखेगा, राष्ट्र प्रेम दिखेगा, देश प्रेम मिलेगा। तो यह सीधे सीधा किसकी बात है? ओज और राष्ट्रीय चेतना आपको रामधारी सिंह दिनकर में मिलेगा, है ना? चाहे आप कुरुक्षेत्र ले लें, चाहे आप रश्मि रथी ले लें, इन सबों में आपको एक अलग, या फिर उनकी कविताएं भी ले लीजिए, उनमें आपको दिखेगा ओज। वर्षों तक घूम घूम बाघा विघ्नों को चूम चूम, पांडव आए थे और निखर, ऐसे करके नहीं है वो, रश्मि रथी तृतीय सर्ग। 69 अंग्रेजी की रिपोर्ट शब्द का हिंदीकृत रूप क्या है? हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिवेदन कहते हैं इसको, यह इतना ध्यान रखिएगा। प्रतिवेदन कब लिखा जाता है? जब कोई घटना घट जाती है तो उस पर लिखी जाती है रिपोर्ट या प्रतिवेदन, ये ध्यान रखिएगा। इलियट, टी.एस. इलियट, ध्यान रखिएगा, पाश्चात्य में एक बहुत बड़े क्रिटिक और एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट कहते हैं इसको, है ना? नाटककार है, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा हाथ है इन्होंने, इनका नोबेल प्राइज विनर भी हैं यह। इनकी एक बहुत फेमस पोएम है वेस्टलैंड। तो इलियट के संदर्भ में सही नहीं है। इनका समय 1888 से 1965 ईस्वी तक है, ये बात सही है। इसका जन्म 1888 से 1965 तक। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, यह बात भी सही। इनको द वेस्टलैंड पर नोबेल मिला, अच्छा ये बात आ ही गई। यह द क्रिटिक्स के संपादक थे, यह बात गलत है। द क्रिटिक्स के मेरे ख्याल से संपादक मैथ्यू अर्नोल्ड थे, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन शायद। तो यह यहाँ पर चूंकि गलत है इसलिए सही है, चूंकि पूछा गलत है ना? तो यह बात हो गई। 71 नंबर प्रश्न, हाँ 71 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। मुझे लगता है मैं धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा तेज से बोलता हूँ अब। लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता की पटकथा किसने लिखी है? लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता, आप लोगों ने अगर टीवी पर देखा हो तो चंद्रकांता जो एक आती थी धारावाहिक, उसकी पटकथा अर्थात स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, है ना?
तो यह काम किया आपके कमलेश्वर जी ने, कमलेश्वर ने उसकी पटकथा लिखी थी। 72 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रथम उपन्यास पूछा है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, क्या था? तो सेवा सदन जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वही उनकी प्रथम उपन्यास है। 73 नंबर प्रश्न देखिए, कबीर का कबीर की वाणी संग्रह बीजक कहलाती है, इसके कितने भाग हैं? कबीर की वाणी संग्रह को बीजक कहते हैं। तो इसमें कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, 3 भाग हैं, 4 भाग हैं, 5 भाग हैं? 3 भाग हैं इसमें, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो 74 नंबर क्वेश्चन है, आलोचक का विषय कवि नहीं कविता है, यह किसका कथन है? मतलब आलोचना जब हम करते हैं तो किसी कवि की नहीं बल्कि उस कविता की जानी चाहिए। उस कविता को आप केंद्र में रख के उसकी आलोचना करिए, तब बेहतर बात होगी। और यह मुझे लगता है कि काव्य की दृष्टि से ठीक बात है। हाँ, तो कह रहे कि जो आलोचना का विषय है वह कविता होना चाहिए, ना कि उसका जो लेखक है वह। तो यह बात किसने कही है? कॉलरिज ने, एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कही, मैथ्यू आर्नल्ड ने कही है, या टी.एस. इलियट ने कही है? यह बात टी.एस. इलियट की है ना। हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिरिकल बैलेड्स के संदर्भ में सही नहीं है। जो लिरिकल बैलेड्स एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, है ना, यह कह रहा है कि उसके विषय में कौन सी बात सही नहीं है? ये हाँ ध्यान रखना है, सही नहीं की बात कह रहा है ना। तो इसके 3 संस्करण प्रकाशित हुए थे, क्या देखना पड़ेगा भाई। इसमें किसकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ, इसमें इसकी भूमिका का अर्थात लिरिकल बैलेड्स की जो भूमिका है उसको वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। कि मतलब ये जो लिरिकल बैलेड्स के में जो पोएम होते थे उसको हम जो वर्ड्सवर्थ है उसकी क्या है, आलोचना का मूल मानते हैं। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि इसको स्वच्छंदतावादी, है ना, रोमांटिसिज्म जो है, स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन की घोषणा पत्र के रूप में माना जाता है। क्या यह बात सही है? तो ये तो बात सही लग रहा है जहाँ तक मैंने रोमांटिक एज को पढ़ा है। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिखा था, यह बात सही है ना। ये बात भी सही है, दोनों का ज्वाइंट कलेक्शन कहते हैं लिरिकल बैलेड्स, है ना। तो इसकी बात जो कह रहा है कि कौन गलत है, तो गलत इसका ये है, इसके 4 संस्करण आए थे, 3 नहीं आए थे, है ना, इसलिए यह सही होगा क्योंकि पूछा गलत है। इसमें इसकी भूमिका का, इसमें मतलब वर्ड्सवर्थ के मुख्य रूप से विलियम वर्ड्सवर्थ के ज़्यादातर पोएम्स हुआ करते थे, खास करके जो पहले जो कलेक्शन आए थे उसमें, है ना। तो इसको स्वच्छंदतावाद काव्य आंदोलन के घोषणा पत्र के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि लिरिकल बैलेड्स जो ज्वाइंट कलेक्शन है एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की, इसके इर्द गिर्द ही पूरा रोमांटिक एज घूमती है ना। उसके बाद जो आते हैं इधर पी.बी. शेली को देख लें या फिर जॉन कीट्स को देख लें, ये सब बाद के आते हैं ना, खास करके रोमांटिक एज के लेटर एज में। लेकिन ये लोग सूत्रपातकर्ता के रूप में जाने जाएंगे, खास करके वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का यह लिरिकल बैलेड्स। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ये बड़ी फेमस रचना है, ये आसान, ऐसे नॉर्मली परीक्षा में भी इसको पूछा जाता है ना। तो यह है जॉर्ज ए ग्रियर्सन की रचना है। 77 नंबर क्वेश्चन है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किस आलोचक का मत है? कॉलरिज ने कहा यह बात, मैथ्यू आर्नल्ड ने कही है, इलियट ने कही, रिचर्ड्स ने कही है। आइए रिचर्ड्स, नहीं, इसकी है एस.टी. कॉलरिज की बात है, ऑप्शन नंबर ए। क्या था? बड़ी अच्छी सी लाइन है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। 78 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक लेखन का संबंध किस पत्रिका से है ना। उनका संबंध, जैसे अभी देख रहे थे किसी और भी आया था एक प्रश्न जिसमें पूछा गया था संबंध पत्रिका से ही संबंधित। तो जो जयशंकर प्रसाद का जो साहित्यिक लेखन है उसका संबंध इंदू से है ना। हाँ, 79 मलिक मोहम्मद जायसी के आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की गई? तो क्या बाबर है, क्या शेरशाह है, हुमायूं है, अकबर है? उन्होंने बाबर की प्रशंसा की है आखिरी कलाम में, है ना, बाबर।
जहीरुद्दीन बाबर। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की है, मुझे तो वही लग रहा है। नंददास, तुलसीदास, कबीरदास, बिल्कुल सूर लहरी, लहरी साहित्य किसकी रचना है? तो ये सूरदास। हो गई क्या भाई? हाँ, 80 क्वेश्चन हुआ है ना। इसके अलावा झारखंड के सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध आपको मिल जाएगा मैं हूँ झारखंड पुस्तक, जिसके लेखक हैं देव सर, है ना। तो इस पुस्तक को भी आप झारखंड के एक बेहतर समझ के लिए, न केवल कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बल्कि झारखंड की बेहतर समझ के लिए इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। मैं हूँ झारखंड पुस्तक। 81 जो प्रश्न है, तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? वह जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो इसमें तो एक शब्द दिख रहा है जो एकदम सत्य संस्कृत निष्ठ लग रहा है, वो क्लिष्ट है ना। ऐसे क्लिष्ट होता है मेरे ख्याल से, हाँ, है ना, ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस काव्य धारा के कवि हैं? भारतेंदु युग के हैं क्या? द्विवेदी युग के हैं? छायावाद हैं? प्रगतिवाद हैं? तो यह तो द्विवेदी युग में आते हैं, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो यह है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभों में से में एक हैं। कबीर का जीवन काल का क्या था भाई? बड़े लंबी उम्र थी इनकी, 1398 से 1518 तक इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। तो यह आंसर हो जाएगा सीधे सीधा। एक फिर से वाक्य कथन आ रहा है मेरे ख्याल से, वर्तमान, हाँ, जैसे मैंने कहा था ना कि अभी आएगा 1-2 कथन आपका, कहाँ से? राग दरबारी से, है ना। तो उसमें से में एक कथन है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी कुतिया है। अरे बड़ी लिख दिया भाई, पड़ी होना चाहिए। पड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। थोड़ा इसकी गहराई समझने के लिए वो नोवेल पढ़ना पड़ेगा। कह रहे कि भारत में अभी जो शिक्षा है वो एकदम उस कुतिये की तरह से है जैसे कोई भी रास्ते में बैठी हो तो लात मार देता है ना। ये बड़ी व्यंग्यात्मक सी पंक्ति है। तो यह पंक्ति कह रहा है कोई भी लात मार सकता है। ये कथन किस उपन्यास का है? अच्छा, सीधे सीधा उपन्यास पूछा है, तो राग दरबारी का है। हाँ, 86 नंबर क्वेश्चन है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यह पंक्तियाँ किसकी है? कबीरदास को थोड़ी बहुत आपने पढ़ा होगा, तो कोई उन्होंने अपने बारे में कि किसी ने पूछा कि ये बातें इतनी मतलब जो उन्होंने इतनी रचनाएं लिखी, इतने जीवन की बड़े बड़े दर्शन कहे, तो उनके बारे में जब पूछा गया क्या वो खुद ही अपने रचना में कह गए कि भाई मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उनके बारे में ये कहा जाता है ना कि वो अनपढ़ थे, लेकिन मुझे नहीं, मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ या फिर बड़े जो विचारक और शिक्षक हैं वो भी कहते हैं कि अगर भारतीय पूरी जो साहित्य की धारा है या फिर संतों की धारा, उसमें जो सबसे शिखर पर होंगे उनमें से मैं कबीरदास होंगे। तो भाई उसके बारे में क्या ही बोला जाए। 87 नंबर क्वेश्चन है, औरत को, अरे बाप रे, बड़ा डिबेटिकल सा लग रहा है स्टेटमेंट। औरत को भगवान सब कुछ दे, औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। ये थोड़ा सा गोदान में कथन किसका है? इस पर मैं क्या बोलूँ, कुछ डिबेट जैसा हो जाएगा, लेकिन जो है उस उपन्यास में वो बात यहाँ कह रहा है कि मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई अब रूप न दे तो फिर कैसे काम हो। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। एक बहुत बड़ा उनके लिए तो क्या कहें उपकरण है भाई, रूप और उनका सौंदर्य है, जो भी हो, काबू में नहीं रहती है। गोदान में यह कथन किसका है? चौधरी का है, भोला का है, होरी का है, गोबर का है? किसने कहा है ये बात? चौधरी साहब अपनी बात एक तरीके से पैट्रियार्कल थॉट प्रोसेस के थ्रू यह बात कह रहे हैं। ठीक है, उनके हिसाब से वो प्रेमचंद ने उस जमाने के हिसाब से लिखा है।
मंदाकिनी किस नाटक की पात्र है? मंदाकिनी आधे अधूरे की, ध्रुव स्वामिनी की, भारत दुर्दशा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, मैंने ये देखा हुआ है मंचन इस नाटक का, ध्रुव स्वामिनी, इसमें मंदाकिनी एक चरित्र है। 89 प्रश्न नंबर प्रश्न है, रामधारी से दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? क्या कुरुक्षेत्र था, उर्वशी था, रश्मिरथी था, या परशुराम की प्रतीक्षा था? नहीं, यह उनकी रचना उर्वशी के लिए उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुख सबको मांझता है, बड़ी ही अच्छी लाइन है। दुख सबको मांझता है किस कवि का कथन है? जिस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आया वो व्यक्ति बड़ा औसत रहेगा, या फिर क्या ही रहेगा फिर। अज्ञे की बात है, जयशंकर प्रसाद की बात है, रामधारी दिनकर की बात है, महादेवी वर्मा की बात है। अज्ञे ने यह वाक्य कहा है, दुख सबको मांझता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए एक फिर से कोई, हाँ नहीं, ये थोड़ा सा हिंदी संबंधी जो प्रावधान है उसके बारे में है। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा? अरे भैया गड़बड़ लिखता है। संघ का यह कर्तव्य होना चाहिए कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें, ताकि वह भारत की क्या लिखा हुआ है, सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो यह जो लाइन है वो लाइन क्या है, मतलब यह जो प्रावधान है अनुच्छेद कितने में है, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बने। तो यह कौन सा प्रावधान है? यह 351 में है, तो याद होना चाहिए। 343 से 351 के बीच भारत में हिंदी भाषा राजभाषा संबंधी प्रावधान है। 343 से 351 तक। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? किससे मानी जाती है? मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा, रखते हैं, सौरसैनी अपभ्रंश से इसका उत्पत्ति माना जाता है। 93 क्वेश्चन, हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ गए हैं। किस कवि को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जानते हैं? हाँ, प्रकृति के बारे में उनका ज़्यादातर, जैसे इंग्लिश में वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, है ना, नेचर पोएट, उसी तरीके से हिंदी के नेचर पोएट कौन है? प्रकृति के सुकुमार कवि। तो यह पंत है ना, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? हाँ, अभी तो थोड़ा देर पहले मैंने बात बताया ना कि छायावाद जो है, छायावाद लगभग इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश जो लिटरेचर है उसमें जो पीरियड्स हैं, रोमांटिसिज्म में जो थीम हुआ करते थे, है ना, लव, फ्रीडम, ये सब जो थे, लव, नेचर और फ्रीडम, ये सब कुछ थीम्स जिसमें लिखते थे। उसी तरीके से जो इन सबों का हिंदी में जो आया था छायावाद, तो कह रहे उनका भी लगभग वही थीम था। लोग स्वच्छंदता पर लिख रहे थे, प्रकृति पर लिख रहे थे, सौंदर्य पर लिख रहे थे, है ना, ब्यूटी। हाँ, लव, फ्रीडम, ब्यूटी और नेचर, ये चार बड़ा प्रिवेलेंट थीम थे उस पीरियड के। तो उसमें जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो उत्तर नंबर सी आपका होगा, इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन दोनों व्यक्तियों ने उनको माना है छायावाद के प्रवर्तक के रूप में। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी कृति रिचर्ड्स की नहीं है? आई रिचर्ड्स एक बहुत बड़े क्रिटिक्स हुए, न केवल हिंदी में, न केवल इंग्लिश में, बल्कि इसको हिंदी लिटरेचर में पश्चात आलोचकों के विषय में हम इसको पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं इनकी कौन सी रचना नहीं है? तो हमने जो पढ़ी उसमें प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मेरे ख्याल से उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है आई रिचर्ड्स की, है ना।
इसके बाद द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, ये भी फेमस रचना है। कल्चर एंड एनार्की, यह रचना तो मुझे लग रहा है मैथ्यू आर्नल्ड की होनी चाहिए, है ना। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, यह रचना भी उन्हीं की है। तो आपके उसके हिसाब से यह जो आंसर होगा, कृति नहीं है किस रिचर्ड की, तो कल्चर एंड एनार्की ये मैथ्यू आर्नल्ड की है, बाकी ये भी है आई रिचर्ड की। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लेटो के काव्य सिद्धांत का नाम है अनुकरण का सिद्धांत, क्या ये बात सही है? त्रासदी का सिद्धांत, विरोचन का सिद्धांत, कल्पना का सिद्धांत, तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। उसके बाद अगर हम जैसे थोड़ी देर पहले कहें विरेचन का सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत दिया है अरस्तु ने, है ना, अरस्तु ने दिया है विरेचन का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कैथारसिस, जिसमें आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, अचेतन मन में जो आपका एक द्वंद्व चल रहा था, उसको बाहर निकालते हैं कैसे, तो उस निकालने की प्रक्रिया क्या है, वह निकालने की प्रक्रिया, उसकी बात की है इन्होंने कैथारसिस में, या इसको विरेचन का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है 97, परिंदे कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? परिंदे कहानी जो है उसमें कह रहा है उसका सेंट्रल जो कैरेक्टर है वह कौन है? लतिका है क्या, डॉक्टर मुखर्जी है, मिस्टर ह्यूबर्ट है, या करीमुद्दीन है? तो लतिका इज द करेक्ट आंसर, लतिका उनकी मुख्य पात्रा है। 98 क्वेश्चन नंबर देखिए, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है ना। जिस तरीके से कलम का सिपाही हम कहते हैं प्रेमचंद को, तो इसने कहा है वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है कबीर साहब को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कही है यह बात, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही है, किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े आलोचक हैं हिंदी साहित्य में, तो उन्होंने यह बात कही है कबीरदास के बारे में। 99 क्वेश्चन खत्म होने को है। साकेत एक फेमस रचना है, महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो एकदम आप जानते हैं मैत्रेय शरण गुप्त हैं साकेत के रचनाकार। इस तरह से हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। अच्छा, 100 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर नहीं बताएंगे हम। पावस पचासा के रचनाकार कौन है, ये आप लोग बताएंगे पूरे कमेंट बॉक्स में। बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, यदि काम की लगी, तो आप ज़रूर कमेंट करें, है ना, और हमें बताएं कि भाई कैसा लगा। हम फिर इसी तरह से फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, है ना। तब तक के लिए देखें, और कुछ है? हाँ, इसमें कुछ मेरे ख्याल से और कुछ है। हाँ, झारखंड सामान्य ज्ञान, यह जो क्वेश्चन, ये तो किताब हमारा जो अभी फिलहाल लॉन्च हुई उस किताब है, तो इसका भी आप आनंद उठा सकते हैं ना। इसमें विशेष आकर्षण इसके बारे में मेरे ख्याल से अभी बात हो गई है ना। बाकी खोरठा का बुक है हमारे पास अवेलेबल है, किताब आपको कोई भी अपने बुक स्टोर मिल जाएगा। पंचवर्गन्या भी आने वाला है, ठीक। इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स प्लेटफॉर्म आप क्या है, इसमें टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, हमारा खोरठा का अलग टेलीग्राम चैनल है, इन सबों पर भी जुड़ सकते हैं। इन सब का आपका जो वो है लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसके ज़रिए आप जुड़ सकते हैं। हाँ, और वो ध्यान रखिएगा 14 तारीख का मॉक टेस्ट है जिससे सिजिल के लेकर, है ना। यदि आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको उसका आनंद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।